जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपकी मुलाकात सुरेश कुमार शर्मा जी, सुभाष चंद्र शर्मा जी और विनोद बाबू जिंदल जी से कराऊंगा, जो कि गाजियाबाद कचहरी के वरिष्ठ अधिवक्ताओं में गिने जाते हैं। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले सुरेश कुमार शर्मा जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। हिंदुस्तान में जब से देश आज़ाद हुआ है, किसान आत्महत्या पर आत्महत्या कर रहा है, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, किसान की आत्महत्या का जो मामला है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और टिपिकल बना दिया है तमाम पिछली सरकारों ने मिलकर के, क्योंकि यहाँ जो कृषि नीतियाँ हैं वो एक तरह से ये समझिए कि ज़्यादातर सरकारों का जो आर्थिक फोकस रहा है वो कृषि नीति के बजाय किसी और, जैसे सर्विस सेक्टर है या इंडस्ट्रियल सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है, इन पे चला गया, जिसकी वजह से जो कृषि का जो मामला था उससे फोकस हट गया और उसकी वजह से आम किसान को जो फायदा मिलना चाहिए था कृषि करने से, कृषि से की उपज से जो आमदनी होनी चाहिए थी उसकी आमदनी में वो बढ़ोतरी नहीं हो पाई और जो ऋण वो उसको मजबूरीवश लेना पड़ता था उसको वो नहीं चुका पाता था। उसकी वजह से आत्महत्या, किसानों की आत्महत्या की जो घटनाएं हैं वो बढ़ गई। सुभाष चंद्र शर्मा जी, कैसे हैं आप? सुभाष चंद्र शर्मा जी कहते हैं, बुजुर्ग थोड़ा कड़वा और कठोर बोलते हैं लेकिन सत्य बोलते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बुजुर्ग अपने तजुर्बे से जो जीवन में तजुर्बा किया है उसके आधार पर सही बोलते हैं और नए लोगों को सही दिशा देने की कोशिश करते हैं, जो उन्होंने जीवन में एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया है, उसके आधार पर जो उन्होंने गेन किया है उसको सही बात बताने के लिए वो कहते हैं। नई पीढ़ी के लिए वो बात थोड़ी बुरी लगती है उनके हिसाब से, वैसे जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है जीवन में उसके आधार पर वो सही। नमस्कार विनोद कुमार जिंदल जी, कैसे हैं? विनोद कुमार जिंदल जी, हमारे समाज में कानों में लीड लगाकर प्लेटफॉर्म, सड़क और गाड़ियों में ड्राइविंग करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? लीड लगा के जो ड्राइविंग करते हैं या चलते हैं वो तो बिल्कुल ही गलत है। उससे जनरली एक्सीडेंट होते हैं और उनके जीवन के लिए भी जो खतरा रहता है, कभी भी कुछ भी घटना घट सकती है। लीड भी लगाएं तो कम से कम एक कान से लीड लगाए और एक में ना लगाए, तो भी उनका बचाव हो सकता है। और वो जो दोनों कानों में लगा लेते हैं तो उनको जो आवाज़ सुनाई नहीं देती बाहर की और उससे वो एक्सीडेंट के शिकार बन जाते। सुरेश कुमार शर्मा जी कहते हैं, जितनी चादर होती है उतने ही पैर फैलाने चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये हमारी बहुत पुरानी एक मैगजीन है, कहावत है कि जितने आदमी के पास चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आदमी के पास जितने संसाधन हैं उसको उन्हीं में अपना गुजारा करना चाहिए, उन्हीं लिमिटेशंस में रह करके अपने आप को चलना चाहिए, ताकि उस पर ओवर बर्डन ना रहे, वो ज़िंदगी में कभी अंडर प्रेशर ना आए और उसे इस तरह का कोई स्टेप उठाना पड़े मजबूरीवश या कहना चाहिए अनिश्चितता के वजह से, कि जिससे उसके जीवन को कोई खतरा आ जाए या उसके लाइफ में डिफ़िकल्टीज आ जाए, परेशानियाँ आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आदमी जिसकी जितनी उसको आमदनी है उससे ज़्यादा वो खर्चे बढ़ा लेगा तो जाहिर है उसको परेशानी आएगी। और ये वैसे बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें बड़ी जनरल कॉन्शियस की बात है, इसमें कोई ऐसी ज़्यादा टिपिकल या कॉम्प्लिकेशन की या कोई चिंतन की बात नहीं। सीधी सी बात यह है कि आदमी
अपने हिसाब से, अपने संसाधनों के हिसाब से, अपनी आमदनी के हिसाब से, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से अपने जीवन को चलाता रहे, तो उसे इस तरह की परेशानियां नहीं आएगी। वरना फिर परेशानियां तो आएंगी और उसमें फिर वो कुछ भी स्टेप उठा ले। तो यही है कि आदमी जितनी चादर हो उतने पैर फैलाए, उसी हिसाब से अपने जीवन का यापन करे। सुभाष चंद्र शर्मा जी, कहते हैं बहू ही पुत्री है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहू ही पुत्री है, जैसे पुत्री का हम पालन पोषण करते हैं, उस हिसाब से जब बहू आती है लड़की की, तो हमें पुत्री के हिसाब से उसको व्यवहार करना चाहिए। और आपसी मधुर संबंध जैसे पुत्री से होते हैं, उसी हिसाब से हमें बहू से संबंध बना कर रखना चाहिए। इससे परिवार में कलह या किसी तरह का बिखराव नहीं। विनोद बाबू जिंदल जी, ये बताइए कि पेरेंट टीचर मीटिंग जो होती है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? टीचर के स्कूल में जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, वो सही है, मीटिंग होना था। उससे ऐसा है, बच्चे की कमी का पता चलता रहता है माँ बाप को, या हमारा बच्चा किस लेवल पे चल रहा है, या वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसके सुधार के लिए हमें माता पिता को क्या एक्टिविटीज अपनानी चाहिए, उस सब की जानकारी हो जाती है और बच्चे के विकास में वो काफ़ी सहयोगी है। सुरेश कुमार शर्मा जी, क्या हमें पानी की बचत करनी चाहिए? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि आज के टाइम में और आगे आगे जीवन बहुत मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि हम पहले से पॉपुलेशन क्रंच में चल रहे हैं, ख़ास तौर से हिंदुस्तान में। यहाँ पहले ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जैसी स्थिति हो रही है। ऐसे में तमाम चीज़ें, तमाम जितने भी संसाधन हैं हमारे जीवन यापन के, वो लिमिटेड हैं और उनका जो उपयोग है वो अगर हम तरीके से नहीं करेंगे तो आगे आगे वो शॉर्ट ऑफ नीड्स होते चले जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि फिर हम एक एक बूंद पानी के लिए, ख़ास तौर से जहाँ तक पानी की बात है, एक एक बूंद के लिए तरसेंगे और फिर आपस में लड़ेंगे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जल संरक्षण करें और जल संरक्षण में भी ये सरकार की नीति होनी चाहिए कि वैसे है भाई कि इसका अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार करें, लोगों को इसके लिए अवेयर करें और जल के उपयोग और उसके संरक्षण के लिए जो जो साधन, जो जो कार्य, जो जो एक्टिविटी होती है, उनको इस तरह से पब्लिक के बीच में प्रचारित करें कि हर आदमी इसके लिए सेंसिटिव हो, हर आदमी इस चीज़ को समझे और ये समझ करके कि हमारे पास जो जल के संसाधन है वो बहुत सीमित है और उसको हमें सीमित अवस्था में ही रह करके उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सहजता से चले और सबको पानी की उपलब्धता आसानी से होती रहे। अन्यथा इस तरह की स्थिति ज़्यादा दूर नहीं है कि पानी का जो तल है पहले बहुत नीचे जा चुका है और वो ऐसा स्थिति ना आए कि इतना नीचे चला जाए कि आम आदमी के लिए वो उपलब्ध ना रहे। उसके बाद फिर वो जो साधन संपन्न लोग हैं वही उसका दोहन कर सकें और ऐसी स्थिति में फिर वही सिविल वॉर जैसी स्थिति आ जाए कि आदमी आदमी से, बड़ा छोटे से, अमीर गरीब से, गरीब अमीर से लड़े। और वही जो पानी है, वैसे भी कहा जाता है कि तीसरा जो विश्व युद्ध आशंकित है कि अगर होगा कभी तो वो पानी के ऊपर होगा, क्योंकि पानी में की दुनिया में पहले से ही काफ़ी कमी आ गई। अभी पिछले सीजन की बात है, गर्मियों की बात, एक खबर मैंने पढ़ी थी कि केप टाउन अफ्रीका में सिर्फ 10-12 दिन का पानी बचा और वहाँ पानी की इतनी स्केर्सिटी हो गई थी कि लोग बूंद बूंद के लिए तरस गए थे।
और इस बारे में मैं एक चीज़ और बताऊं कि साउथ अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन, और ख़ास तौर से वहाँ सारी चीज़ें सरकार बहुत प्लान तरीके से करती है, बहुत कंट्रोल तरीके से और बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से करती है, क्योंकि वहाँ संसाधन बहुत ही लिमिटेड है। तो जब वहाँ जहाँ इतनी प्लानिंग के साथ ज़िंदगी चलाई जाती है सरकार द्वारा, जब वहाँ पानी की इस तरह से कमी हो सकती है, तो हम उस बात की कल्पना कर सकते हैं, उस समय की परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह की परिस्थिति अगर हमारे देश में आ गई तो हम 125 करोड़ पहले ही पार कर चुके हैं। हम सब के लिए पानी की स्थिति इस तरह की आ जाएगी कि हम कहाँ से लेकर के आएंगे, हम एक एक बूंद को तरसेंगे। तो इस तरह से जल संरक्षण और जल जो उपलब्धता उसका उचित प्रबंधन ये बहुत जरूरी है। मुझे इस बारे में यही सुभाष चंद्र शर्मा जी, बच्चों को पैसा बचाने का तरीके क्या क्या बताएंगे आप? किस तरीके से किस तरीकों से पैसे बचाया जा सकता है? बच्चों को शुरू से सदव्यवहार सिखाना चाहिए और कम खर्चे की आदत डालना, कम पैसा देना चाहिए, जिससे बाजार में ज़्यादा खर्च ना करें। या जो उनकी इच्छाएं आज नई चीज़ों को देख के डिमांड करते हैं, उन पर कंट्रोल किया जाए और उन्हें जो है सही बात बताइए, या जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है बगैर ज़रूरत की चीज़ों को ना दें। हमारे समाज में भ्रूण हत्या एक अभिशाप के रूप में जानी जाती है, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, भ्रूण हत्या गलत है, वैसे तो ये जिस आदमी जीव आ रहा है उसको जो है पैदा होने दिया जाए। विनोद बाबू जिंदल जी, 18 साल से कम आयु वाले युवा बाइक और अटर्नो एक्टिवा ये चलाते हुए नज़र आ जाते हैं रोडों पर, तो क्या कहना चाहेंगे आप? उनका जो 18 साल की उम्र से कम में इन एक्टिवा वगैरह इनको चलाते जो है वो गलत है। उससे जो है ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं, वो खुद तो मरते ही हैं और लोगों को भी जो है मौत के घाट उतारने में सहयोग है। उनका इस तरह चलाना बहुत गलत है। हमारी सरकार को उन पर जो है उस तरह से बैन लगाना चाहिए और उन बच्चों में हौसला भी ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा स्पीड से चलाते हैं और उसकी वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होते। सुरेश कुमार शर्मा जी, दहेज एक अभिशाप है, क्या कहना चाहेंगे आप? इस संबंध में मैं पहले भी एक बार मैंने अपने विचार व्यक्त किए कि दहेज वास्तव में एक बहुत ही आयस किस्म की परंपरा थी। इस देश में प्राचीन काल में इस तरह का ये एक व्यवस्था थी कि जब दो युवा लोग पति पत्नी के रूप में आपस में मिलकर के नए जीवन की नई अवस्था में प्रवेश करते थे, तो उस समय इस तरह की अवधारणा नहीं थी कि भाई जब बच्चा पैर पे खड़ा हो जाएगा तभी इसकी शादी करेंगे या किस तरह से करेंगे। तो उस समय ये अवधारणा थी कि दोनों तरफ के लड़के पक्ष के माता पिता और संबंधी और लड़की पक्ष के माता पिता और संबंधी, वो दोनों पक्ष के सभी लोग रिश्तेदार और संबंधी वगैरह मिल करके अपनी तरफ से गिफ्ट दिया करते थे लड़की और वर और वधू। वो गिफ्ट इस तरह की होती थी ताकि उनको नई दाम्पत्य जीवन आरंभ करने में उनकी मदद हो, ताकि आगे चल करके वो जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है उससे पूरी करते हुए बाकी अपने जो जीवन यापन के जो सोर्सेज हैं उनको अपनी मेहनत से आगे चला सके। लेकिन ये कष्ट की बात है, बड़ी उसकी बात है कि बाद में ये जो परंपरा है इसका जो मूल स्वरूप है वो खत्म हो गया और इसको एक वसूली के जैसी एक परंपरा बना ली कि भाई
अगर हम लड़के की शादी कर रहे हैं तो हमें दहेज चाहिए ही चाहिए, और आज की तारीख में तो विभत्स रूप ले चुकी है। और इसके ऊपर डॉवरी डेथ, डॉवरी क्रूएलिटी और दुनिया भर के पता नहीं किस किस तरह के लोग कार्य करते हैं, किस तरह के अपराध करते हैं, किस तरह से अपनी वधुओं को टॉर्चर करते हैं और उन पर दबाव डालते हैं कि ससुराल से इतना ये चीज़ें ले करके आओ तभी हम तुम्हें रखेंगे। इसका एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है कि इसकी आड़ में पति या पत्नी एक दूसरे से किसी और कारणों के वजह से हुए उत्पन्न विवाद को इस पे ला करके, यानी कि दहेज की ग्राउंड पे ला करके इसको और ज्यादा इस तरह की स्थिति में ले आते हैं कि फिर उनमें आपस में समझौता नहीं होता, क्योंकि दहेज की वजह से दोनों पक्षों में कसीदगी बढ़ जाती है, दुश्मनी बढ़ जाती है। एक जो वधू पक्ष है वो वर पक्ष के लोगों पे मुकदमे, FIR, अपराध वगैरह के दर्ज करवा देते हैं, उन्हें जेल हो जाती है। और आमतौर पे जो विवाद एमिकेबली आपसी बातचीत से सेटल हो सकता था, वो जेल में जाने के बाद उसमें गैप इतना आ जाता है, उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी खराब हो चुकी होती है कि फिर उसमें जो आपसी संबंध को चलाने का जो एक गुंजाइश होती है वो खत्म हो जाती है। हालांकि इसमें लेजिस्लेशन भी बनी हुई है, टाइम पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में अधिकतर फैसले आते रहते हैं जिसमें तमाम व्याख्याएं की जाती हैं। उनका बहुत जगह डर भी पैदा हुआ है, बहुत जगह उनके फायदे भी हुए हैं, लेकिन उनका मिसयूज भी बहुत हुआ है। क्योंकि एक बार इस तरह का कानून आ गया था कि भाई एक बार जब FIR में जिसके नाम आ गए उनको फिर जेल की हवा खानी पड़ती थी। लेकिन अच्छी बात यह कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको कानून को रिवाइव किया और फिर कहा कि भाई नहीं, पहले इंक्वायरी की जाए और उसमें ये देखा जाए कि इसमें वास्तव में कोई कौन कौन रिश्तेदार या संबंधी या मित्रगण इन्वॉल्व है एक्टिवली, और अगर कोई एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं पाया जाता तो उनको इजीली बेल आउट कर दिया जाए विदाउट डिटेनिंग इन द जेल। और उसका ये हुआ कि बाकी के जो रिश्तेदार होते थे जिनको जबरदस्ती अनचाहे जेल में जाना पड़ता था, वो आसानी से उनको बेल मिल जाती है। और जो लड़का है, मेन फोकस वो रह जाता है, लड़का या उसके जो निकट संबंधी है, माँ बाप वगैरह, और उनका भी रोल देख करके फिर देखा जाता है कि वो whether they are actually involved in the case or not, और अगर पाया जाता कि नहीं तो फिर उनको भी बेल आउट कर दिया जाता है। लेकिन इन सब पहलुओं की खास बात यह है कि ऐसा मुद्दा जो नहीं होना चाहिए, जो जीवन को सहज बनाने के लिए किया गया था, अपना गया था, उसकी वजह से जीवन मुश्किल हो जाता है और वैवाहिक संबंध टूट जाते हैं, जिंदगियां बिखर जाती है, जिसका उल्टा असर बच्चों पे भी पड़ जाता है बहुत बार। और उसकी वजह से बच्चों का जो पालन पोषण है, क्योंकि जब इस तरह का मामले होते हैं, पति पत्नी अलग रहते हैं और उनकी वजह से जो बच्चे हैं उनकी जो ग्रो करने की जो स्टेज होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और उसकी वजह से कई बार बच्चों में ग्रंथियाँ, मानसिक ग्रंथियाँ हो जाती है, उनमें उनका वो उस तरह से विकास नहीं हो पाता। और ये इन सब की जो मूल वजह आती है वो दहेज ही आ जाता है। तो इसके बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि समाज को जागरूक होना पड़ेगा, और समाज में खासतौर से जो बड़े लोग हैं, जो अग्रणी लोग हैं, उन्हें इस बारे में संवेदनशील होना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि आगे परिवार को और जो होने वाली जनरेशन है उनको किस तरह से इस दहेज के त्रासदी से बचा करके आगे बढ़ाएं।
यही मेरे साथ। सुभाष चंद्र शर्मा जी, हस्बैंड और वाइफ को दोनों को एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हस्बैंड और वाइफ को दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए, उनकी आदतों को, उनके व्यवहार को, और एक दूसरे की इच्छा अनुसार उन दोनों को मिल के काम करना चाहिए। एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए और समय पर एक दूसरे का काम करना चाहिए। विनोद बाबू जिंदल जी, क्या बच्चों के साथ सख्त रवैया रखना चाहिए, दोस्ताना रवैया रखना चाहिए? बच्चा 18 साल से कम है तो उसके साथ तो जो है सख्त व्यवहार करना चाहिए, जिससे जो है वो गलत बातों से बचे और सही रास्ते पर चले। और जब 18 साल का हो जाए उसके बाद उसके साथ एक दोस्त जैसा व्यवहार करना चाहिए और दोस्ती के तरीके से, प्यार के भाव से उन्हें जो है समझा के सही रास्ते पर चलाना चाहिए, जिससे उनका भविष्य जो है। सुरेश कुमार शर्मा जी, हमारे समाज में ज़्यादातर देखा गया है कि व्यक्तित्व जो है, जो इंसान पर जल्दी विश्वास कर लेता है, क्या कहना चाहेंगे आप? और देखिए, ये जो विश्वास की जो बात है, ये दरअसल व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, और ये विश्वास करना या न करना हर आदमी की मानसिक अवस्था के से रिलेटेड है। कई लोग आसानी से विश्वास कर लेते हैं, कई लोग बहुत सोच विचार करके दूसरों की बातों पर विश्वास करते हैं, और जो लोग आसानी से विश्वास कर लेते हैं, कई बार उनको विश्वासघात होता है, और उसकी वजह से उन्हें फिर मुश्किलें आती हैं। कई बार धोखे होते हैं, धोखे की वजह से उनको परेशानी होती है। तो देखिए, ये जो आपसी विश्वास की बात है और धोखे की बात है, ये दिस इज मोर आई वुड से कि मेंटल स्टेट। ये दुनियावी जो व्यवहार है ना, ये इसके ऊपर की बात है। हर आदमी अलग अलग परिस्थिति से निकल करके आया होता है। जो आदमी सरल परिस्थितियों में से निकल करके आया होता है, वो आसानी से विश्वास कर लेता है। उसे लगता है कि जैसा मैं हूँ ऐसी सारी दुनिया सब अच्छे ही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज के इस प्रकार के परिस्थितियों में से निकल करके आते हैं कि उनके साथ बहुत धोखाधड़ी या यातनाएं या इस तरह की मानसिक प्रताड़नाएं होती है कि उनको आसानी से किसी पे विश्वास नहीं होता। उन्हें लगता है कि तमाम दुनिया धोखेबाज। कई बार उन परिस्थितियों से निकल करके वो भी इसी तरह के हो जाते हैं, और फिर ये हो जाता है कि भाई जैसा मैं हूँ आज सारी दुनिया। तो फिर लोगों को आसानी से विश्वास नहीं करते, वो उसी चश्मे से सबको देखते हैं। तो डिफर्स फ्रॉम मैन टू मैन कि भाई वो किस तरह से, किस परिवेश से आया है, किस परिस्थितियों से आया है, किस प्रकार का उसका आसपास का वातावरण है, किस प्रकार के लोगों में वो रहता है। तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड। सुभाष चंद्र शर्मा जी, समाज में देखा गया है कि युवा वर्ग अपने माता पिता को आश्रमों में छोड़ आते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? आजकल की जो संस्कृति है बाहर से आ रही है, पश्चिमी सभ्यता, उसका प्रभाव ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से माँ बाप के प्रति उनका लगाव नहीं है। जैसे उनकी शिक्षा है, उसे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, वहाँ ये सिखाया नहीं जाता। पहले जो छोटे स्कूल प्राइमरी पढ़ते थे, प्राइमरी या जूनियर में, हर दीवार पे ये लिखा रहता है, माता पिता की सेवा करो, गुरु का आदर करो, बड़ों का सम्मान करो। अब ऐसी चीज़ स्कूल कॉलेजों में नहीं सिखाई जाती। उस पश्चिमी संस्कृति हावी होने का इस तरह का बर्ताव। विनोद बाबू जिंदल जी, बच्चों से हमेशा जो बातचीत रखते हैं वो दोस्ताना रखते हैं ना? दोस्ताना ही रखनी चाहिए। उन्हें कब डांटना चाहिए? जब वो गलती करे उसको डांटना चाहिए,
कि हम नहीं डांटेंगे तो उनको उस गलती का एहसास नहीं होगा कि हमने ये गलती करी है। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को किस बारे में संदेश? सामाजिक बातों में। समाज को जो है, समाज की तरक्की हो, उन्नति हो। बुजुर्ग जो है हमेशा नुक्ते देते हैं, जी, तो आप क्या नुक्ता देना चाहेंगे हम बच्चों को? मैं तो यही कहूँगा कि जो आज की जो जनरेशन है वो जो है उल्टी सीधी बातों पर कुछ ज़्यादा चलती है, उल्टे सीधे काम करती है। उनको ऐसे काम नहीं करने चाहिए, बल्कि सही रास्ते पे चलना चाहिए, सही काम करने चाहिए और भगवान या परमात्मा या अल्लाह की तरफ उनकी रुचि होनी चाहिए। उसका भजन सुमरन करें और उसूल जो है अपनी जो है दिलचस्पी बढ़ाएं, जिससे उनको। सुरेश कुमार शर्मा जी, हम शुरू से शिक्षा लेते चले आए हैं और शुरू से लेकर आखिर तक क्या स्वास्थ्य का भी सब्जेक्ट होना चाहिए? स्वास्थ्य का सब्जेक्ट इतना ही आवश्यक है जितना जीवन के और दूसरे पहलू हैं। और ख़ास तौर से आज की तारीख में और ज़्यादा ये प्रासंगिक इसलिए हो जाता है कि हम लोग अब स्वास्थ्य के प्रति जागरूक तो हैं, लेकिन स्वास्थ्य किस तरह से अच्छा हो उसके बारे में करना कुछ नहीं चाहते। पहले के जीवन में और आज के जीवन में एक मोटा सा फर्क ये आ गया है कि पहले चाहे अनचाहे भी आदमी को कुछ ना कुछ फिजिकल काम करना पड़ता था। खास तौर से हम ज़्यादातर लोग जो है वो गांव के परिवेश से आते हैं और गांव में पहले चूँकि खेती आधारित व्यवस्था होती थी सब जीवन की, तो जब खेती बेस्ड व्यवस्था से जुड़ता है आदमी तो उसे कुछ ना कुछ काम चाहे अनचाहे करना ही पड़ता है। और नहीं कुछ तो घर की सफाई करना पड़ेगा, पशुओं को इधर से उधर बांधना पड़ेगा, उनके लिए चारा लाना पड़ेगा, तो जाहिर है जंगल में जाना पड़ेगा, खेत में जाना पड़ेगा। और चाहते ना चाहते भी उसको कुछ ना कुछ शारीरिक कार्य करना पड़ता है और उस कार्य की वजह से उसके बहुत सारे जो शारीरिक इशू होते थे, जो छोटी मोटी समस्या होती थी, वो उस शारीरिक श्रम से ही खत्म हो जाया करते। लेकिन जब से हम शहरी परिवेश में आकर के शहरी हो गए हैं, तब से हमारा जो फिजिकल वर्क है वो न्यूनतम हो गया है। और साथ के साथ एक खास बात और हुई है कि जब हम गांव में होते थे तो हमारा खाना बहुत सीधा होता था, बहुत सादा होता था। उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी ना सही, लेकिन जो चीज़ें होती थी बहुत शुद्ध होती थी। उसकी वजह से हमें हमारे शरीर को सहज रूप से जो पौष्टिक तत्व मिल जाया करते थे, वो ओरिजिनल फॉर्म में, उस मूल अवस्था में, जैसे कि वो हमें ज़मीन से प्राप्त होते हैं, खेती से प्राप्त होते हैं। लेकिन जब से हम शहर में आए हैं हमारे पास वो सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध नहीं है। और खाने पीने की चीज़ों में एक तो मैं कहूँगा कि जिसे सो कॉल्ड रिसर्च वर्क हुआ है उसमें जो हमारी मूल चीज़ थी उसको बदल कर ज़्यादातर हाइब्रिड टाइप कर दी है और उसमें भी कई चीज़ों का समावेश हो गया, जिसकी वजह से उनके जो मूल तत्व हैं किसी में कुछ कम हो गया, किसी में कुछ ज़्यादा हो गया। जो देसी मूल तत्व थे उनके जो पौष्टिकता उस समय थी वो अब उस समय उसमें नहीं रही। और जो दूसरा फैक्टर है वो है उनमें मिलावट का। और ये जो मिलावट का है ये इतना खतरनाक और जहरीला है कि ये सभी के स्वास्थ्य को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है और इतनी बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है कि उसका हर कोई शिकार है। हर व्यक्ति, खास तौर से जो 40 से ऊपर है, वो किसी ना किसी बीमारी से, शारीरिक बीमारी से पीड़ित हो जाता है, क्योंकि उसको ना तो साफ हवा पानी मिलते हैं, ना ही शुद्ध खाना पीना मिलता है। और जो मिलता है, क्योंकि हम जो चीज़ें बाजार से ला रहे हैं वो मजबूरीवश हमें खाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई साधन नहीं है।
और कोई स्रोत नहीं है। और जो हम खा रहे हैं उसके बारे में हमें पता नहीं है कि वो शुद्ध है या नहीं है। तो लिहाजा जो ये इस तरह की मिलावट की चीज़ें आती हैं और वो खाई जाती है और उनको खाने के बाद हम कोई शारीरिक श्रम करते नहीं हैं, क्योंकि अगर हम शारीरिक श्रम कर ले तो उसका बहुत कुछ हम पचा भी पाते हैं मिलावट के बावजूद, लेकिन शारीरिक श्रम करते नहीं हैं तो उसका ये होता है कि वो हमारे शरीर में रोग की तरह से, रोग की अवस्था में किसी न किसी रूप में सामने आ जाते हैं और इस वजह से फिर हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद फिर दूसरी एक परिस्थिति चालू हो जाती है कि भाई हॉस्पिटल्स हैं और दुनिया भर की और सारी चीज़ें हैं, वहाँ फिर एक दूसरी तरह की विषमता होती है कि भाई हॉस्पिटल्स में किस तरह का इलाज है, उसमें कितनी ईमानदारी है, कितनी बेईमानी है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन ये बिल्कुल एकदम अकाट्य और निर्विवाद तथ्य है कि अगर हमको फिट रहना है, स्वस्थ रहना है, तो हमको शारीरिक श्रम किसी न किसी रूप में करना चाहिए। सुरेश कुमार शर्मा जी, इंसान उम्मीद करता है और वो टूट जाती है, जो आशा टूट जाती है तो उसी तरीके से इंसान भी टूट जाता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो आपने सब्जेक्ट बताया है, ये भी मैं कहूँगा ये मानसिक अवस्था है। इसके बारे में किसी भी प्रकार से कोई भी बात लॉजिकली कहना या इसके बारे में बहुत सारी लंबी चौड़ी तकरीर करना, ये कोई बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इसमें अगर कोई विशेष परिस्थिति की कोई घटना हो तो उसके बारे में तो बोला जाए, वरना ये आदमी जिन परिस्थितियों में से निकल करके आता है, जिस जिंदगी को वो जी रहा है, उसमें उसकी क्या स्थिति है, वो उसके साथ किस तरह के लोग रहे हैं जिनसे उन्हें इस तरह के सुख दुख मिले हैं, और वो उसने किस तरह से झेले हैं, किस तरह से वो दूसरे लोगों को लेता है, इन सब पे डिपेंड करता है कि वो सुखी है या दुखी है, वो कितना किसी पे विश्वास करे, कितना ना करे। तो इस बारे में यही कहा जाता है। हिंदुस्तान में केसों की पेंडेंसी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सुरेश कुमार शर्मा जी? देखिए, इस बारे में मैं एक बार पहले भी कह चुका हूँ कि बल्कि हाँ, इस बारे में आज की तारीख, आज मेरे पास जो पेपर आता है हिंदुस्तान हिंदी का, उसमें मैंने पढ़ा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, बहुत अच्छी बात है, उसने राज्य सरकारों से कहा है कि इस समय 5000 लोअर और अपर जुडिशरी टोटल में मिला करके, सुप्रीम कोर्ट से लगा करके लोअर जुडिशरी करीब 50,000 पद आज की तारीख में रिक्त हैं। उनके रिक्त होने की वजह से जो पेंडेंसी है, जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ जजेस है, वो उस पेंडेंसी को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास एक तो कॉम्पिटेंस में फर्क है और दूसरे उनके पास प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अगर वो चाहें भी तो भी वो उनको ठीक तरह से हैंडल नहीं करते, वो डिस्पोजल करते हैं। जस्टिस करते हैं या नहीं ये पता नहीं है, क्योंकि जस्टिस करने के लिए सफिशिएंट टाइम हो और उसके पास एक ये मेंटल लिबर्टी हो कि तुझे किसी दबाव में नहीं रहना, तुझे कोटा नहीं देना, तुझे कुछ नहीं देना, तुझे ठीक तरह से दोनों तरफ की बात सुन करके तब निर्णय करना। और इसके साथ साथ जो बहुत एसेंशियल चीज़ है वो उसका ईमानदार होना, क्योंकि आजकल जुडिशरी में ईमानदारी ये भी एक धीरे धीरे करके दुर्लभ चीज़ होती जा रही है। तो ये एक मिला जुला कॉम्प्लेक्स मैटर है। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत चीज़ कही जा सकती है, लेकिन शॉर्ट में यही है कि जब तक 2-3 चीज़ें, नंबर 1 कॉम्पिटेंट नंबर ऑफ जजेस, नंबर 2 प्रॉपर नंबर ऑफ जजेस, नंबर 2 कॉम्पिटेंस ऑफ जजेस और नंबर 3 सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर।
क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रोसीजर है, ख़ास तौर से कानून में सिविल और क्रिमिनल, ये दो ही तरह के प्रोसीजर हैं, और इन दोनों में हमारे यहाँ इस तरह की एक्टिविटी है, इस तरह के प्रोविजंस हैं कि कानून को अपना पूरा वक्त लेने में, पूरा इंसाफ करने में बहुत टाइम लग जाता है, और उस टाइम की वजह से जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो बढ़ती चली जाती है। तो इसके लिए शॉर्ट में तो यही कहा जा सकता है कि जजेस कॉम्पिटेंट हो, पूरी अदालतें पूरी हो, प्रॉपर नंबर ऑफ जजेस हो, और सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर और जजेस में ईमानदारी हो। तो ये जो पेंडेंसी है ये धीरे धीरे करके जल्दी खत्म हो सकती है। सुरेश कुमार शर्मा जी, समय को हम किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं? समय जो कि बहुत ही एक सेकंड, एक मिनट बहुत कीमती होता है। देखिए, समय के ऊपर तो ख़ास तौर से इस समय आज की दुनिया में इतना ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है, ख़ास तौर से हर तरह की जो ये कहना चाहिए कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं इस बारे में बड़ी बहस करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, शायद इसी बारे में आप बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा आर्ट है और बहुत बड़ा काम है। जिसने टाइम को ठीक तरह से मैनेज किया वो सक्सेसफुल होता है। तो टाइम मैनेजमेंट में ये कि आप जो काम करते हैं उसमें अपने काम को समय के अनुसार किस तरह से किया जाए, किस तरह से समय के हिसाब से अपनी जॉब को, अपने काम को, अपनी एक्टिविटीज़ को इस तरह से कंट्रोल किया जाए, या इस तरह से उसे टाइम स्लॉट में बांध करके और काम किया जाए कि सारी चीज़ें ठीक तरह से समय के अंदर हो जाए। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अपनी बहुत सारी किताबें भी लिखी है, बहुत सारे अलग अलग मत दिए हैं, और ये बहुत वाइड सब्जेक्ट है, क्योंकि ये कोई वैसा जनसाधारण के हिसाब का सब्जेक्ट नहीं है कि जिसमें इसी तरह से चर्चा की जाए। ये गूढ़ सब्जेक्ट, इसमें जीवन की सारी विधाएं हैं जिनके बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन ये समय और परिस्थिति या उस खास सब्जेक्ट के परिप्रेक्ष्य में बोला जा सकता है। जनरली तो यही बात कही जाती है। शर्मा जी, लोग सड़कों पर सीना चौड़ा कर चलते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? लोग सड़कों पे ये अपने अहंकार के वशीभूत होकर अपनी ताकत ये दिखाने के लिए सड़कों पे ये आपको दर्शाने के लिए चलते हैं कि भाई हम भी सीना चौड़ा करने मतलब समाज में दिखाने के लिए हम कुछ, या अपनी ताकत को दिखाना है, अपने धन को दिखाना है, अपने अहंकार को। सुरेश कुमार शर्मा जी, ईगो किसे कहते हैं? ईगो क्या होती है? ईगो मैं आपसे कहूँ, ईगो फिर कोई किसी तरह का वो आ जाता है। ये जो है ये भी एक मेंटल स्टेट है, ये भी आदमी की मानसिक स्थिति। जिस आदमी में घमंड आ जाता है, एरोगेंसी आ जाती है, उसे जनरली ईगोइस्टिक कह देते हैं कि भाई ये तो घमंडी है, ईगोइस्टिक है। तो अब उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, कोई धन की वजह से, कोई बल की वजह से, कोई किसी और वजह से ईगोइस्टिक हो जाता है। लेकिन यह है कि जो आदमी ऊपर जाता है किसी भी वजह से उसे नीचे आना ही पड़ता है। ये परिस्थिति की और समय की बात है कि सबसे नीचे आना है। तो भाई यही कहा जा सकता है। सुभाष चंद्र शर्मा जी, मृत्यु पश्चात इंसान क्या लेकर जाता है? मृत्यु के बाद तो उसके जो संस्करण है वो पीछे रह जाते हैं, संस्करण कोई जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, हम जो गरीबों को
सहायता करते हैं, वही कर्म हमारे साथ रहते हैं। इसी वजह से लोग हमें याद करते हैं। सुरेश कुमार शर्मा जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप जो आपको देख रहे हैं? देखिए, मैं तो संदेश यही देना चाहूँगा कि हम सब लोगों को मिल करके इस तरह का की एक दुनिया बनाएं, इस तरह के कार्य करें कि ये जीवन सहज हो, ये दुनिया बहुत अच्छा जीने की जगह हो, जीने का स्थान हो, जहाँ सब लोग हंसी खुशी रहें, किसी से कोई द्वेष भाव ना हो, कोई बैर ना हो, लोभ ना हो, लालच ना हो, सब प्रेम से रहें, सब एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहें और दुनिया खूब बढ़िया, एक बहुत बढ़िया जगह हो जाए। मैं तो यही चाहता हूँ। जो लड़ाई झगड़े हैं और जो अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग तरह के मतभेद हैं वो ख़त्म हो जाए। मतभेद बेशक रहें, लेकिन मतभेदों की वजह से जो दुश्मनी है, कसीदगी है और जो असमानता है, विषमता है, वो सब खत्म हो। तो हमारे साथ थे सुरेश कुमार शर्मा जी, सुभाष चंद्र शर्मा जी, विनोद बाबू जिंदल जी, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें भी दिया और हमें बहुत कुछ सिखाया है। हम बच्चों को बहुत कुछ सिखाया है। तो मैं इनका शुक्रगुजार करना चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जो अच्छा हो, जो कमेंट बॉक्स में आपकी मर्जी है, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान। नमस्कार सुरेश कुमार शर्मा। नमस्कार। सुभाष चंद्र शर्मा जी नमस्कार। विनोद बाबू जिंदल जी नमस्कार। नमस्कार।